Hello dear students, welcome back. Today I am going to discuss a very important topic of DSC paper 1 group A for the students of semester 5 और हमारा टॉपिक है नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी जो कि यूनिट 1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नेचर और ह्यूमन सोसाइटी कैसे इंटरलिंक्ड है, नेचर से हम कैसे इंस्पायर होते हैं, ह्यूमन कैसे नेचर के बहुत करीब रहकर सारी चीजें सीखता है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और लिटरेचर पर नेचर का क्या असर है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नेचर को हम लोग देखते हैं एज अ क्रिएटर ऑफ ऑल। प्रकृति कैसे सबकी रचना करती है, सबकी माता है। सो नेचर इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशंस इन दिस यूनिवर्स। नेचर जो है वो सारी क्रिएशंस जो आप देखते हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, उसकी मां कौन है? नेचर है। All creatures are mere puppets in the hands of nature since it is responsible for the birth and destruction of all. प्रकृति ही रचना करती है और विनाश करती है, तो इस प्रकृति के हाथों हम सभी कठपुतलियां हैं और हमारा अस्तित्व इसी से है और हमारा अंत भी इसी से है। So even nature itself is the base of its own development. यहां तक कि प्रकृति जो स्वयं का निर्माण करती है इसके लिए वह खुद जिम्मेवार है और इसके जितने भी क्रिएशन है वह खुद पर भी डिपेंड करता है। सो ह्यूमन सीम्स टू बी द लास्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड क्रिएशन ऑफ नेचर। तो प्रकृति का सबसे एडवांस्ड अभी तक का जो जीव है वो मनुष्य है। सो विद द एडवेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द नेचर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमंस फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन and for own survival and gradual development in all ages and eras where man had to struggle for its present condition of 20th century. तो जैसे ही मनुष्य का आगमन इस पृथ्वी पे हुआ है तो प्रकृति उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग बना और मनुष्य के सामने एक्सप्लोर करने के लिए प्रकृति ही थी, जहां पर उसको अपने सर्वाइवल के लिए भी सोचना था। धीरे धीरे मनुष्य का डेवलपमेंट होता गया हर एज में, हर एरा में, जहां मनुष्य को स्ट्रगल करना पड़ा और आज जो 21वीं शताब्दी में हमारी स्थिति है इसके लिए प्रकृति ही जिम्मेवार है और प्रकृति के कारण ही हम लोग आज यहां इस पृथ्वी पर हैं। सो नेचर इज द क्रिएटर ऑफ ऑल। नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, तो प्रकृति और मानव समाज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जैसे से ह्यूमन सोसाइटी एडवांसमेंट के दौर से गुजरा एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस और कैसे कैसे समाज का एक निर्माण हुआ। सो ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी आर कंप्लीमेंट्री टू वन अनदर एंड डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये सब इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपने अस्तित्व के लिए। सो नेचर इज द प्री कंडीशन एंड फाउंडेशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटी। सो प्रकृति ही एक प्री कंडीशन है, पूर्व निर्धारित एक तथ्य है जिसके कारण ही मनुष्य और समाज का अस्तित्व है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सोशल डेवलपमेंट is the condition and guarantee for the harmonious development of human and nature. जो भी सामाजिक डेवलपमेंट हुआ है इसकी जो स्थिति है यह एक गारंटी है इसी प्रकृति की, जहां पर यह हार्मोनियस डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जहां मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और प्रकृति ने ही मनुष्य को फलने फूलने दिया है। राइट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द की पॉइंट एंड द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ नेचर एंड सोसाइटी। तो मनुष्य का जो डेवलपमेंट है इसका मुख्य केंद्र बिंदु इसको कह सकते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो रहा है नेचर और सोसाइटी का, इसमें दोनों का ही रोल है। द थ्री फैक्टर्स शुड बी लुक्ड ऑन एज अ सिस्टम सो एज टू एग्जैक्टली orientate the function and status of human, nature and society, reasonably resolve the problem of sustainable development on the whole society and lead the human society to healthy development. तो ये तीन फैक्टर्स आप देखते हैं जिस पर ये सारा सिस्टम, एक तरह से सारा फंक्शन जो है वो स्टेटस ऑफ ह्यूमन है, नेचर एंड सोसाइटी है, और जो भी समस्याएं हमारे बीच में होती हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जिस पर पूरा समाज निर्भर करता है, ह्यूमन सोसाइटी जिसको लीड करता है, और एक हेल्दी डेवलपमेंट हो पाता है जिसमें ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और इसके बिना ये संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ह्यूमन कैसे, ह्यूमन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ नेचर।
मनुष्य भी जो है एक लॉन्ग टर्म नेचर के डेवलपमेंट का ही परिणाम है, नहीं तो मनुष्य आज जो स्थिति में वो नहीं होता। नेचर एग्जिस्ट बिफोर ह्यूमन एंड सोसाइटी एंड इज द प्री कंडीशन फॉर द बर्थ ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। तो ये प्री कंडीशन है किसका? मनुष्य का और समाज का, यानी नेचर सबसे पहले थी और उसके बाद ही मनुष्य का निर्माण हुआ और फिर समाज का आगमन हुआ, समाज की रचना हुई है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन इन सोसाइटी टू कम इन टू बीइंग विदाउट द जेस्टेशन ऑफ नेचर। ऑल्सो ह्यूमन इन सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट नेचर, नॉट टू मेंशन द हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो अगर हम हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात न भी करें तो यह असंभव है मनुष्य और समाज का एग्जिस्ट करना बिना नेचर के। तो प्रकृति के बिना यह संभव है ही नहीं। सो इट कैन बी सीन दैट नेचर इज द फाउंडेशन स्टोन विच बियर्स द वेट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मैंशन एंड इज द मोस्ट प्रोफाउंड नेचुरल फाउंडेशन फॉर द बर्थ, एग्जिस्टेंस एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति ही वह आधारशिला है, वह लेआउट है जिस पर मानव समाज, मानव की सभ्यता, संस्कृति, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर है। सो एज द सन ऑफ नेचर, ह्यूमन इन सोसाइटी ऑलवेज कंसिस्ट इन द नेचर। फर्स्टली दे आर नेचुरल एग्जिस्टेंस एंड आर पार्ट ऑफ नेचर। तो आप और हम इस प्रकृति के भाग हैं, मनुष्य समाज इस प्रकृति के भाग हैं, जिसके बिना सोशल एग्जिस्टेंस आप नकार नहीं सकते। Engels, the great materialistic philosopher, had pointed out that we, together with our flesh, blood and brain, belong to the nature and exist in nature. तो एंगल्स ने इस बात को कहा कि जो मेटेरियलिस्टिक एक फिलोसफर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, पॉइंट आउट किया है कि हम सभी जो हैं वो हाड़ मांस से बने उस शरीर को देख लो, इस ब्रेन को देख लो, ये सब कुछ प्रकृति में ही एग्जिस्ट करता है और इसके बिना पॉसिबल नहीं है। Nature is not only the producer of human in society but also the foundation for existence of human in society. प्रकृति ने सिर्फ मनुष्य को पैदा नहीं किया और समाज को ही नहीं बनाया, बल्कि इसकी आधारशिला है, इसका फाउंडेशन है, जिसके बिना समाज और प्रकृति एग्जिस्ट ही नहीं करता। So human in society can never get rid of the dependence on nature and the restriction by nature. इसलिए मनुष्य समाज कभी भी प्रकृति से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह डिपेंड है उसी के ऊपर। इफ ह्यूमन इन सोसाइटी वांट टू एग्जिस्ट, दे मस्ट कैरी आउट प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू गेट इनफ मटेरियल गुड्स टू आउटवर्ड सेमिंग द मटेरियल प्रोडक्शन इज द फाउंडेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी। बट ऑल द मटेरियल गुड्स कम फ्रॉम नेचर। ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी इनवायबल विदाउट द प्री कंडीशन ऑफ नेचर। यानी एक गीता का वचन है कि जो भी हमने लिया यहीं से लिया, जो भी छोड़ के जाना यही छोड़ के जाना है। तो मनुष्य ने और समाज ने जो कुछ भी लिया है, चाहे वो मटेरियल गुड्स हो या जो कुछ भी है, उसने इसी प्रकृति से लिया है और इसके बिना संभव ही नहीं कि मनुष्य और समाज आगे एग्जिस्ट करे, अस्तित्व में रहे। राइट? अब बात करते हैं नेचर एंड लिटरेचर की। Nature has always been a source of inspiration for the society and human to teach lessons of life and a base of literature in all ages and for the whole world. तो प्रकृति हमेशा एक सोर्स रही है, माध्यम रही है हमारे इंस्पिरेशन के लिए और प्रेरणा का स्रोत रही है, चाहे वो समाज हो, मनुष्य हो, और हमें लेसन सिखाती रही है जिंदगी की। और जो बेस ऑफ लिटरेचर है वो बहुत सारे युगों में आप देखेंगे, लगभग हर युग में आप देखेंगे कि प्रकृति के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो लिटरेचर का यह एक आधार भी है। Whether we talk about Indian, British, American or any other literature, nature plays a significant role in the works of poets, writers and thinkers. तो चाहे वो भारतीय या ब्रिटिश या अमेरिकन किसी भी लिटरेचर को हम लोग ले लें, तो प्रकृति का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। चाहे हम कवियों के वर्क्स की बात कर लें, कविताओं की बात कर लें, लेखकों की बात कर लें, विचारकों की बात कर लें, प्रकृति हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है, एक आधार देती रही है हमारे लिटरेचर के लिए। नॉट ओनली इन लिटरेचर बट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ नेचर इज इनसेपरेबल। सिर्फ लिटरेचर में नहीं बल्कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में नेचर एक इनसेपरेबल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है हमारे लिए।
But basically, if we talk about the nature in literature, in English literature, romantic poets like Wordsworth, Shelley, Keats, Byron, etc. have great sources from nature in their works. तो ये महान जितने भी रोमांटिक पोएट्स हुए हैं उन्होंने प्रकृति को लेकर ही लिखा है और उनके जितने भी वर्क्स हैं उसमें नेचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है. इंडियन पोएट्स लाइक तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, श्री अरविंदो, गिवी पटेल, जितने भी लोग हैं भारतीय लेखन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है. साथ ही साथ एमंग द अमेरिकन पोएट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम जो आता है, जिनको वन ऑफ द बेस्ट नेचर पोएट्स माना जाता है. तो इस तरीके से नेचर और लिटरेचर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और नेचर आधार देती है लिटरेचर को भी. अब नेचर ओरिएंटेड लिटरेचर जितने भी हैं उसमें क्या होता है, हैविंग either non-human nature itself as a subject, character or major component of the setting or the text that says something about human non-human interaction, human philosophies about nature or the possibility of engaging nature by means or in spite of human culture. तो इसमें नेचर ओरिएंटेड जितने भी लिटरेचर हैं उसमें आप देखेंगे कि चाहे सब्जेक्ट हो, कैरेक्टर हो या मेजर कंपोनेंट हो या सेटिंग हो या जितने भी टेक्स्ट हैं, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं प्रकृति में, साथ ही साथ ह्यूमन फिलॉसफीज की बात जो प्रकृति के बारे में है और जो पॉसिबिलिटी ऑफ नेचर है और ह्यूमन कल्चर है, ये सारे इंटरलिंक्ड दिखाई पड़ते हैं और नेचर ओरिएंटेड लिटरेचर में ये देखने को मिलेगा. नेचर राइटिंग कंबाइंस एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटीज विद साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज. तो आप नेचर राइटिंग में क्या देखेंगे, इसमें एक सौंदर्य है, एस्थेटिक ब्यूटी दिखाई पड़ेगा, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आप देखेंगे किस प्रकार विज्ञान का ऑब्जर्वेशन है, नॉलेज है, ये नेचर राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा. तो नेचर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है इसमें. नेचर राइटिंग इज नॉट सिंपली अबाउट नेचर बट ऑल्सो एंड ऑफन स्पेशली द ह्यूमन रिलेशनशिप विथ नेचर. और नेचर राइटिंग में आप जब देखेंगे कि किस प्रकार लिटरेचर में जब नेचर का यूज किया जाता है तो सिर्फ ये प्रकृति के बारे में नहीं है बल्कि नेचर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप को भी दिखाता है. सो नेचर राइटिंग इंक्लूड एथिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस टू. नेचर राइटिंग में आप देखेंगे कि एथिकल और पॉलिटिकल डायमेंशन भी एक दिखाई पड़ेगा. तो इस तरीके से नेचर ओरिएंटेड लिटरेचर जो रहे हैं उसमें किस प्रकार नेचर का कितना बड़ा रोल रहा है आप देख सकते हैं. अब हम कंक्लूजन क्या पाते हैं, Thus, this is a time-tested truth. यह एक समय के साथ जांचा परखा हुआ सत्य है that nature and human society are inseparable. ये दोनों अभिन्न अंग हैं. Since this depend on each other. ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी हैं. Without nature, human can't survive and explore life and meaning of universe. और मनुष्य जो है इस प्रकृति के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकता, जीवन के तथ्यों को नहीं जान सकता और इस यूनिवर्स के अर्थ को नहीं समझ सकता. So nature has always been a great source of literary composition. प्रकृति हमेशा से लिटरेरी जितने भी कंपोजिशंस हुए हैं, जो वर्क हुए हैं, उसके लिए ग्रेट सोर्स रही है एंड इंस्पिरेशन ऑल द टाइम. हर समय आप देखेंगे कि प्राकृतिक कवियों को आप देखेंगे जिन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा है तो उन्होंने इंस्पिरेशन जो है वो प्रकृति से लिया है. तो इस तरीके से यह इंस्पिरेशन भी ऑल द टाइम एक तरह से रही है. तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी एंड लिटरेचर टू. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो. कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक्स अगेन. हैव अ गुड डे. बाय बाय.